अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इसका नज़ारा हम अपनी सियासत में देखते ही रहते हैं। आज बड़े ऐवान की बड़ी नशिस्त का बड़ा तगड़ा मुकाबला था जनाब, और उसमें क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। हुकूमती इत्तेहाद जो है उसमें कामयाब ठहरा है। सादिक संजरानी साहब एक दफ़ा फिर से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। अगरचे ये सारा इंतखाब जो था वो बहुत दिलचस्प हो गया था, ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद सबकी नज़रें जमी थी कि अब क्या वो चेयरमैन सेनेट भी बन पाएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ वार अलग सा हो गया। ये सारी कहानी हुई क्या, इसके क्या असरात पाकिस्तानी सियासत पर आइंदा मुरतब होने जा रहे हैं, और ओवरऑल हुकूमती इत्तेहाद या फिर अगर ये कहें कि ऑपोजिशन कौन इसमें गेनर हुआ, इस सारे पे बात आज करेंगे प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे इमरान साहब की इतनी क्लोज नंबर गेम थी, क्या हुआ, ये कैसे जीत गए सादिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, सबसे पहले तो दो मुबारकबादें। एक आपको प्रोग्राम में वापस आने की, खैर से आप वापस आई, और दूसरी संजरानी साहब को कि जैसे भी जीते वो भी वापस के तौर पे वापस आ गए। तो दो कुर्सियां आज वापस हुई। देखिए, ऐसा सस्पेंस आपको हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं मिलेगा जितना हमारी सियासत में आपको सस्पेंस भी मिलता है और क्लाइमैक्स भी। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि आज जिस तरह से सेनेट का इजलास शुरू हुआ और कैमरों से एक स्टोरी चली, तो ऐसे लगता था जैसे कोई इंग्लिश फिल्म की शूटिंग हो रही हो और हॉलीवुड की फिल्म हो जिसमें वो दिखा रहे हैं कि देखें किस तरह से ये सारा कुछ है इसको। उसके बाद फिर अभी एक क्लाइमैक्स पूरी तरह से अंजाम नहीं हुआ कि संजरानी साहब के जीतने का जब ऐलान हुआ, तो उसके बाद अभी सस्पेंस बाकी था कि हुआ क्या, जानबूझ के वोटरों ने ये किया या गलती से 7 हो गया। तो उसके बाद डिप्टी चेयरमैन का रिजल्ट आ गया। उससे पता चला कि नहीं बच्चों, गलती कहीं लगता कम ही हुई, असल मामला कुछ हो रहा। तो असल में अगर मैं समझूं तो मेरे नज़दीक तो आज लकी 7 का मामला रहा है। कौमी असम्बली में भी 7 वोटों का ही मामला था और आज सेनेट में भी 7 वोटों का ही मामला है। तो ये ऐसा जो मामला ने, जो हमारा जो सियासत का स्क्रिप्ट राइटर है उसने बड़े सोच समझ के पूरा स्क्रिप्ट लिखा, पूरी अच्छी तरह से डायरेक्शन की और फिर अपनी मर्जी का अच्छी तरह से रिजल्ट। ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बीच में की है कि ये वोट जो थे ये गलती से हुए थे या नहीं। मैं जरा हिलाली साहब से भी पूछ लूं। हिलाली साहब, ये वोट गलती से गलत डल गए हैं या फिर आपको लग रहा है कि कोई खेल खेला गया? वो कहते हैं अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। अच्छा। तो ये वैसा ही हुआ। और मेरे ख्याल में अब दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा कि देखो, एक टोली है 7-10 लोगों की, वो टोली कभी बदल देगी नहीं, वो वही करेगी जो चाहती है। और अगर आप उसको सीक्रेट वोट रखें तो और भी अच्छा, और भी आराम और आसान से कर सकते हैं, कुछ पैसे भी रास्ते में कमा लेते हैं। तो मेरे ख्याल, और अगर आप वो ओपन कर दें तो शायद, मुझे तो नहीं पता, मगर वी मस्ट सी के ओपन वोट में किस तरीके से वो वोट को, वो अपना वोट को वेस्ट करते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। शायद अगर आपको हाथ ऊपर करना हो तो वो दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं, पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। मगर मेरा ख्याल है ये 7-10 लोग ऐसे हैं और वी हैव टू बेयर विद इट। लेकिन हिलाली साहब, एक यहाँ पे बात जरूर है, जो आप बात कह रहे हैं ना ओपन वोटिंग वाली, तो उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि हमारी सियासी जमातों में जो आमरीत पाई जाती है, तो ये आप नहीं समझते कि होगा क्या उसमें? ये जो सियासी लीडर है ना, पीटीआई के इमरान खान, नून लीग के नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के जरदारी, ये ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी में, यानी वो इतने बड़े आमर बन जाएंगे कि जो रही सही थोड़ी सी जमहूरियत बाकी रह गई है वो भी शायद पार्टियों में ना रहे, क्योंकि किसी भी इसमें, इनके किसी भी रुकन में ये हिम्मत, ये ज़र्फ नहीं है कि वो अपने लीडर से इख्तलाफ कर सके, उनके खिलाफ बात कर सके या उनकी मर्जी के खिलाफ अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। तो मैं कहता हूँ जितना भी है ब्लेसिंग ही है, कम से कम वोट तो वो डाल लेते हैं। नहीं,
नहीं, मगर आप सोचिए, मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं और समीना होते पार्टी में तो हम 2 मिनट में फैसला कर देते कि जो भी ये कहेगा हम 3 तो ऐसे ही वोट करेंगे, और वो कहता फिर हम तुम्हें ये वो, हम कहेंगे चलो निकाल दो, 3 को निकाल दो, 6 को निकाल दो, वो फिर पार्टी किधर होगी उसकी। वेरी राइट। तो मेरे और सर फिर वैसे भी वही बात आ जाती है, हो सकता है एग्जैक्टली, लेकिन सर इसके लिए बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स की जरूरत है, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बड़ी जरूरत है कि अगर आप सामने से किसी के उसके साथ इख्तिलाफ कर सकें। और मॉरल ग्राउंड्स की जहां बात हो रही है, तो आज ये भी बात की है राजा परवेज अशरफ ने कि अखलाकी तौर पर तो सादिक संजरानी को चाहिए वो खुद ही मुस्ताफ। सुनवा देती हूँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जी। असल हकीकत यह है कि आज पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है। तो सादिक संजरानी साहब किस अंदाज से वहाँ जो है वो कुर्सी पर विराजमान है, मैं समझता हूँ कि अगर वो सियासतदान होते तो वो खुद इनकार कर देते कि मेरे पास वोट ज्यादा नहीं है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं हूँ। आपका क्या ख्याल है, अखलाकी तौर पर उनकी पोजीशन कमजोर है? इसका जवाब देने से पहले मैं आज का सच्चा वाकया सुना देता हूँ। जब आज हम ट्रांसमिशन में थे तो आयशा बख्श जो हमारी साथी एंकर हैं, उन्होंने ये सवाल किया चौधरी मंजूर साहब से, जो राजा साहब की पार्टी के बड़े माशाल्लाह सरगर्म रुकन है। उन्होंने आपको उनसे कहा कि आप इखलाकी तौर पे इस पे क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा बीबी कौन सी इखलाकियात, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, लीगली बात कर रहा हूँ, आप इखलाकियात को ले लीजिए। यानी यहाँ हालत वो खुद भी मानते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी सियासत में माफ कीजिएगा इखलाकियात की कोई बात रही नहीं। अब ये जो मामला होगा क्या, अब ये देखिए कानूनी तौर पे अगर हम डिस्कस कर लें इस मामले को, कानूनी तौर पे अब कानूनदान भी 2 तरह से बटे हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनकी राय ये है कि सेनेट के अंदर की जो प्रोसीडिंग है वो आइन के तहत, उसमें कोई भी आप उसको कहीं भी जाके चैलेंज नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लिहाजा ये अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इतना लंबा प्रोसेस है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दूसरी तरफ कुछ कानूनदान ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और ख़ास तौर पर 8 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच था जिसने ये रूलिंग दी थी कि असल में देखना ये है कि जो वोट देने जा रहा है उसकी कंसेंट क्या है। अब यहाँ ये ज़रूर सवाल पैदा होता है कि जो इन्होंने खाना बनाया या तो उसमें बाइफिकेट किया होता, कोई निशान लगाया होता, कोई लकीर खींची होती, तो फिर तो ज़्यादा आसानी थी। ये एक ही खाना है, अगर वो आप देखें जो उनको हदायतनामा। अब यहाँ भी एक और मसला है, जो हदायतनामा वहाँ पर चस्पा किया गया है उसमें जो लिखा हुआ है, और जो अल्फाज मोहसिन अजीज साहब जो के उनके पोलिंग एजेंट थे संजरानी साहब के, उन्होंने जो वहां पढ़ के सुनाए वो आपस में भी नहीं मिलते, उनकी आपस में अल्फाज का भी फर्क है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है एक लंबी बहस तो एक इब्हाम है आपके नजदीक। लेकिन हिलाली साहब आप समझते हैं गिलानी साहब के साथ ज्यादती हुई है, ये वोट जो मुस्तरद किए गए हैं ये उन्हें दिए जा सकते थे, ज्यादती हुई है? उसके साथ अगर ज्यादती हुई है तो उससे पहले इनके साथ ज्यादती हुई थी, पीटीआई के साथ ज्यादती हुई थी, वही 7-8 वोट्स की बात है। देखिए इन लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, ये सीखना बड़ा आसान है वोट करना, और इन कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो बहुत दफे इन्होंने वोट किया है एंड एग्जैक्टली उनको पता है कि किस तरीके से वो वोट जाया भी जा सकता है। और मैं कहता हूं अमूमन तो ये पैसे के लिए कहते हैं, मगर अगर गुस्से में भी हो वो भी आप देखेंगे आराम से गुस्से में भी ये कर लेंगे। फॉरगेट अबाउट इट, ये हमारे लोग हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और ओपन वोट आसानी से ये है, मगर फिर जो इमरान कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, आप अगर ओपन वोट करेंगे तो वो जो लीडर है वैसे ही वो एक पार्टी को तो अपना जायदाद समझता है, उसके भाई बहन बच्चे नेव्यूज नीसेस सबको पार्टी में आ जाते हैं, जैसे मैं तो कहता हूं उसके कुछ चौकीदार और गार्ड्स भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आई वुड लाइक कोई थोड़ी सी फ्रीडम रहे, मगर अगर फ्रीडम को आप अब्यूज करेंगे पैसों के लिए, और ख़ास तौर उन ऐसे वक्त पे जब बड़ा ज़रूरी है कि आप सिंसियरली और सोच के वोट डालें और गैर जिम्मेदारी की तरह नहीं, तो फिर गलत है।
तो ठीक है। इमरान साहब, अगर आप थोड़ा सा मुझे मौका दें, हिलाली साहब आप भी खालिद रांझा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान, उनसे जरा कानूनी राय जानते हैं जिसका जिक्र आपने भी किया। शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा खालिद रांझा साहब, हम ये जिक्र कर रहे हैं सेनेट की कार्रवाई को क्या किसी अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया जा सकता है किसी फोरम पर? ये अगर ये होगी सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई है और पार्लियामान की अंदरूनी कार्रवाई पे असरअंदाज अदालतें नहीं हो सकती। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स। अगर वो चूंकि उनके पास एक मसला है रेफरेंस पहले, वहाँ शायद जा सके। और अदालतें जो है ये रोजाना फैसला करती हैं कि वोट किसने किसके हक में दिया हुआ है। और इससे मेरा ख्याल ये है कि जो वोट डुप्लीकेट है वो तो और चीज है, लेकिन जो वोट खाने से बाहर मार्क हुआ है या आगे मार्क हुआ है या नाम पे मार्क हुआ है, वो ये देखते हैं कि वोटर क्या है और अदालतें फैसला देती आई है। ऐसा कोई प्रेसिडेंट है वैसे पहले खालिद रांझा साहब की हमेशा आज की बात नहीं है कि यू जस्ट लुक एट द इंटेंशन ऑफ द वोटर। अच्छा, अब क्या उसने मोहर लगा दी है थोड़ी आगे या थोड़ी पीछे या दूसरे खाने में, तो वो या तीर पे लगा दी है या तलवार पे लगा दी है, दैट वुड नॉट बी रेलेवेंट। अच्छा रांझा साहब, यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी का और यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये कहना है कि क्योंकि उन्होंने नाम यूसुफ रजा गिलानी के नाम पे स्टैम्प की है तो उनकी इंटेंशन तो क्लियर है कि यूसुफ रजा गिलानी को जी अगर ये बात दुरुस्त है, जो बात शहादत की है ना जी, जब बैलेट पेपर देखे जाएंगे तो यकीनन जो अदलिया है इसका फैसला करेगी। ठीक है जी। लाली साहब आप भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नहीं, मगर देखिए सीधी सादी बात यह है कि अगर उधर एक नाम लिखा हुआ है तो ये कैसे हुआ कि वही लोग फिर जो वोट कर रहे थे डिप्टी चेयरमैन के, उन्होंने वैसे कोई एक आदमी ने कोई गलती नहीं की? तो जब उनको पता होता है कि अगर आप नाम पे डालें और उस सेगमेंट में नहीं डालें तो दे आर डूइंग इट डिलिबरेटली। ये कोई एग्जांपल नहीं बनती है। मैं बार का मेंबर हूँ, हाई कोर्ट के वकला डबल ग्रेजुएट्स हैं, उनके वोट भी ऐसे कैंसिल किए होते हैं। अच्छा, वो तो होते होंगे, बार के मेंबर्स तो खास तौर उनके होते होंगे। वो डालने की बात करो, वो आगे पीछे लग जाती है। ठीक, वोट आगे पीछे की बात नहीं है। अगर आपने वोट लगाया जिधर आपको एक ट्रेनिंग दी गई है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, बार बार आपको कहा गया है कि इस तरीके से मत लगाओ, तो फिर आप कह रहे हैं कि गलत। ये गुफ्तगू है, ये लॉ नहीं है। बिल्कुल कहा गया है या समझाया गया है, ये किताब में छपी होती है, लेकिन असल बात ये है कि इंटेंशन ऑफ द वोटर क्या है। ठीक है, सही है। खालिद रांझा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इमरान साहब ये कानून में खुद ही सुकम छोड़ दिए जाते हैं? अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। कानून जो है ना वो कहते हैं कि रूल्स आर मेक्स फॉर फूल्स, वाइज मेक्स देम, वाइज ब्रेक्स देम। तो ये जो रांझा साहब जो बात कर रहे थे ना, आप उनकी बात को समझें कि ये जो अगर उन्हें समझाया गया तो वो कोई हरफ आखिर नहीं है, वो कानून नहीं है। अगर अपोजिशन को कहीं कोई रिलीफ मिल सकता है, अगर किसी भी फोरम पे उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है तो उसकी सिर्फ बुनियाद यही वजह बनेगी कि वो कहेंगे जी देखें कोई अलग से खाना नहीं था, एक ही खाना है जिसमें एक तरफ नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ खाली जगह। अगर दरमियान में सर क्या कह रहे हैं हिलाली साहब, एक सेकंड हिलाली साहब, एक सेकंड, अगर दरमियान में कोई जगह होती ना, कोई लाइन खींची होती और दो अलग अलग खाने होते, फिर उनका मौकफ ठीक था। लेकिन जो हुकूमती मौकफ है कि क्योंकि जैसे रांझा साहब ने भी शुरू में फरमाया कि सेनेट की या असेंबली की जो अंदरूनी कार्रवाई है उस पे आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। तो पहले तो उन्हें ये पता करना पड़ेगा, ये मनवाना पड़ेगा, शायद इसके लिए अलग से रिट करनी पड़े कि जी हम ये चैलेंज भी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने ये बात की है और उन्होंने बड़ा क्लियर बताया, वो तो चैलेंज करने जा रहे हैं, देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे और इस नाइंसाफी को इंशाल्लाह ताला दुरुस्त करेंगे। हिलाली साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या अदालत से इन्हें रिलीफ मिल सकता है?
देखिए, बात सीधी सादी ये है कि अदालत क्या कहता है भाई। अदालत को क्या पता होता है कि एक आदमी जानबूझ के उसका वोट जाया कर रहा है? क्यों नहीं? हाउ डू यू से कि नहीं करे? इसलिए कि जब उसको पता चला है कि वो दिखाना नहीं चाहता है, उस पर सस्पिशन है, लोग कहते हैं कि हम इसको वॉच करेंगे ये क्या कहता है, फिर भी वो अड़ा हुआ है और कहता है नहीं, आई शुड हैव अ फ्री वोट, सीक्रेट वोट, और या मैं अगर वो ना करूं और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, काश मैं कम से कम ये करूंगा। देखिए वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए ना यू कांट। अब देखिए वो क्या कह रहा था, जरदारी ने जाके किसी के लिए वोट किया था और जरदारी ने कहा ओहो गलती हो गई, मैंने गलत आदमी के लिए वोट किया था। उन्होंने उसको फिर पकड़ा दिया बैलेट, और वो उसका अपेरेंटली उसका हाथ हिल रहा था। भाई कितना हिल रहा था? 6 इंच हिल रहा था तुम्हारा हाथ। हाँ। नहीं हिलाली साहब, फॉर गॉड सेक बी रीजनेबल। हिलाली साहब वहां मामला थोड़ा, सॉरी, कोई रूल होने चाहिए। हिलाली साहब रूल्स बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वहां मामला थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्होंने अभी वोट कास्ट नहीं किया था और बीमारी की वजह से उनके हाथ में नहीं डाला था, सिर्फ वो ऐसे ही। अगर वो वोट कास्ट कर देते, बॉक्स में डाल देते, तो फिर उन्हें भी ये मौका ना मिलता। ठीक। अच्छा, एक चीज और है कि अगर अदालत को क्या दे रहे हैं आप बॉक्स देखें। एक आदमी जो अगर उसके पास ऐसी बीमारी है, उसको आप जाएं बैलेट ऑफिसर को ले जाएं साथ और उससे विच हु डू यू वांट टू वोट फॉर, उससे करवा दें। अच्छा, वो कहते हैं नहीं खुद ही ये करो, ये भी लीगल है, ये भी लॉ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। आई एम सॉरी यार, लेट्स ग्रो अप। और फिर इन चीजों को शफाफ बनाना चाहिए। नहीं फॉलो कर सकते हैं, टू बैड। इजी। और वैसे सर ये बात भी वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन समीना एक बात है, कौमी असम्बली में सेनेटर के इलेक्शन का तरीकाकार और सेनेट के तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ है। आप जब भी कंपैरिजन करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं, एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये मुख्तलिफ तरीकाकार है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, जो आप बात कर रही थी ना, आपका सवाल बड़ा वैलिड था कि जानबूझकर ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं कि जिनसे ये लूपहोल्स हों, जिनसे फ़ायदा उठाया जाए, गेम इधर से उधर की जा सके। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर अदालत में ये चैलेंज नहीं हो सकता, या हो सकता है, अगर इसको हम एक तरफ भी रख दें तो एक इससे ज़्यादा आसान एक ऑप्शन है, वो है अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, जो कि अगर हम काउंट करें तो वो बन रहे हैं, 49 वोट बनते हैं गिलानी साहब के, तो हिलाली साहब उस तरफ क्यों नहीं जा रही ऑपोजिशन? अगर उनको लगता है कि वो उनको हटा सकते हैं तो ज़्यादा इजी है, काम पार्लियामेंट में ही हो जाएगा। नहीं, क्यों, पहले तो उधर जाएंगे ना। ये तो ऑलवेज यू कैन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दे थिंक दे हैव अ गुड केस। वो जो फारूक नाइक है, वो तो कह रहा था कि हमारा बड़ा अच्छा केस है, आप जो कह रहे हैं आप तो कह ही नहीं सकते। तो अगर इफ दे हैव अ गुड केस, मुझे तो कहा गया है कि सेनेट का जो इलेक्शंस होते हैं, खासतौर चेयरमैनशिप, डिप्टी चेयरमैनशिप, आर्टिकल्स पता नहीं क्या 60 या 80 के तहत यू कैन नॉट अपील। वो एक स्पेसिफिक सेनेट है जो जिसपे कोई किसी का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो उनको अपॉइंट करते हैं जो वो फैसला करते हैं। मगर ऑब्वियसली अगर नाइंसाफी हो तो सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन शायद होता हो, मगर लेट देम गो, देखें वो ये करते हैं। मैं जरा सुनवा दूं उन्होंने क्या प्लान बताया, स्ट्रेटेजी क्या बताई है? जरूर सुनवाएं, लेकिन मैं अर्ज कर दूं हिलाली साहब की बात से, क्योंकि पहले सुना दें फिर हम चलें जी सुन लेते हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, कब अदम एतमाद लाना है और कब अदालत में चैलेंज करना है। सुन लेते हैं। अगर आप अदालतों में जाते हैं, आपको वहाँ पर नाकामी होती है, तो क्या आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? हम इस काम के लिए ये इलेक्शन चुराए जाने के खिलाफ तमाम इक़दामात कानूनी, आईनी, अदालती और जो आपने फरमाए सारे जमहूरी जो हकदार हैं सारे फोरम आजमाएंगे और इस इलेक्शन को जाने नहीं देंगे। तरतीब क्या होगी सारे ऑप्शंस की? तरतीब ये होगी कि अभी ये अदम एतमाद पे नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, आप ये बात नोट कर लें। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुझे आप ये बताएं, उन्हें ये नहीं नजर आ रहा कि एकदम से उनके 6 वोट जो अगले इलेक्शन में कम हो गए हैं डिप्टी चेयरमैन के। अब मुझे ये बताएं, जब वो देखेंगे वो कैसे गए? इस हार के बाद, इस शिकस्त के बाद वो अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहेंगे सेनेट में। उन्हें ये पता है। अब देखें, एक तो तरीकाकार ये है ना हिलाली साहब, एक तो बात ही ये है कि जी मान लिया कि उन्होंने उनकी इंटेंशन ठीक थी, वो वोट देना चाहते थे, भाई मान लिया इनके साथ ज्यादती हो गई, ये भी मान लिया। अब अदालत से अगर इनको रिलीफ मिल जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर आए। लेकिन अब दूसरी बात है
दूसरी, हिलाली साहब आज आपकी मर्जी का अगर है अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये सब कुछ गलत है, ठीक है, और ये बिल्कुल हुकूमत वाले ठीक है, हुकूमती उम्मीदवार सही जीता है, और इनके साथ डिप्टी चेयरमैन के वोट जो हैं वो आप ये देखें कि एकदम से मजीद बढ़ गए, तो फिर ये कहाँ वो कैसे हाँ जी बढ़ गए? इसलिए वहां तो एक वोट भी आपका मुस्तरद नहीं हुआ। बल्कि हिलाली साहब ये लोग तो भाई मीडिया टॉक में ये बात भी कर रहे थे कि जब यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हो गया कि जी देखिए हमारे वोट तो पूरे हैं, हमारे 49 ही थे, बस ये कि इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हें रिजेक्ट किया है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन फिर क्यों उनका नहीं बना? डिप्टी चेयरमैन का नहीं बना, तो वेरी क्लेवर अपॉइंटमेंट। उधर तो इमरान खान ने कहा कि फाटा के आदमी को लगाओ, इसलिए कि फाटा का कोई कभी ऐसे ओहदे पे आया ही नहीं है, ये एक दफ़े ये आएगा तो 3-4 फाटा के वोट्स हैं वो भी साथ आ जाएंगे इसके। आखिर जब फाटा का एक भाई दूसरे को कहता है यार मुझे एक मौका मिला है मेरे लिए वोट दो, तो वो कुछ भी करके वोट दे देगा। दूसरी बात जो मैं समझता ये हूँ कि अगर आप ऐसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने बहुत पैसे खर्चे हैं इस इलेक्शन में और उनको बेचारों को कोई कामयाबी नहीं हुई, और खामखा थ्रोइंग गुड मनी ओवर आफ्टर बैड, इट डजंट मेक सेंस। तो वो शायद ऑब्जेक्ट ये बड़ा क्रिटिकल बात है, ब्रेक लेनी है, सुन नहीं ब्रेक अच्छा जी, ये अब नया है और इस पर हम बात करते हैं ब्रेक से आने के बाद कि अब पीडीएम की सियासत का क्या होने जा रहा है, क्या फिर से कोई फूट पड़ेगी या फिर से यूनाइटेड होके कोई दोबारा से कामयाबी हासिल कर सकते हैं जैसे पहले भी की है यूसुफ रजा गिलानी की सूरत में। तो एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, हीटेड डिस्कशन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब आते हैं ज़रा बड़े सवाल की तरफ कि क्या ये सारा इलेक्शन जो है बहुत ही शफाफ था, किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं था, जो तमाम कुव्वतें हैं वो न्यूट्रल हैं या नहीं। लेकिन उधर तलाल चौधरी साहब ने आफ्टर इंतखाब क्या कहा, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जनाब क्यों बिलावल भुट्टो साहब मज़ा आया न्यूट्रल कहा। ये देखिए आप ट्वीट देख भी सकते हैं। और इस पर फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी बाकायदा रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने भी अच्छा खासा करारा रिस्पॉन्ड किया और कहा कि भाई देखें हम बड़ी अरसे से ये जद्दोजहद करते आ रहे हैं। जरा हम पूछ लेते हैं हिलाली साहब से भी, इमरान साहब से भी कि वो क्या समझते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। हिलाली साहब, अंपायर न्यूट्रल हो गया है कंप्लीटली? अंपायर देखिए, अंपायर न्यूट्रल उस वक्त होगा जब अंपायर न्यूटर हो गया, और अंपायर न्यूटर नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अंपायर जो है आप और मेरे तरह, ही इज़ अ कंसर्न्ड एक पार्टी है, दखल नहीं देते हैं, मगर न्यूट्रल तो नहीं हो सकते ना। सबके पास जज्बात है, सबके पास व्यूज़ हैं, सबके पास ये है, और इंटरेस्ट का मतलब ये है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जाके वो पैसे दे के वोट खरीदना, ये वो नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, दैट इज नॉट द पॉइंट। हालांकि जो नवाज शरीफ ने इस दफे तकरीर की है ट्विटर पे, मैं तो हैरान हो गया। माने कि वही बात, वही जो एक दफे वजीराबाद में उन्होंने किया था, गाली गलोच नाम लेके, और तुम ये हो और तुम वो हो, और मेरी बेटी को कुछ होगा तो तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं कर दूंगा। व्हाट इज दिस भाई? माने द होल टोन खत्म हो जाता है। ऐसे आदमी की जब बात सुनता है तो आदमी सोचता है कि यार ये क्या आदमी है, ये तो एक लाइफ एंड डेथ इश्यू है इस आदमी के लिए। ही हैज टू विन ऑल द टाइम, और अगर ये हारे, अगर न्यूट्रल भी हो, उसके अपने बंदे कह रहे हैं, उसके पार्टी के लोग कह रहे हैं न्यूट्रल हो, सेलिब्रेट कर रहा था जब 7 सीट्स उसने पैसे दे के खरीद लिए और वो चले गया, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, वो तो उस वक्त तो इट वाज ऑल राइट। मगर जब ये हारते हैं तो फिर वो न्यूट्रल नहीं होता है। आई एम सो सॉरी, ये आदमी ही इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स नाउ। नवाज शरीफ को अभी आराम करना चाहिए, उसकी प्लेटलेट काउंट्स को देखना चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ और बड़ी खराबी हो रही है। ठीक है, इस पर मैं मजीद भी बात करती हूँ आगे पीडीएम का क्या लाभ है। लेकिन इमरान साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये तो आप भी कंसर्न शो करते हैं कि जो परफॉर्मेंस रही गवर्नमेंट की, तो उसके बाद मुख्तदर हलकों में भी तशवीश तो पाई जाती है, तो शायद उन्होंने खुद को फासले पे कर लिया हो, इस पे क्या कहेंगे? मैं ज़ाती तौर पे तो हमेशा ये कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि अब वो एक पेज नहीं रहा जो पहले था। हाँ जी, लेकिन देखें लोगों ने, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने
बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं, उन्होंने समझना होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर काम में वो उसी तरह से इन्वॉल्व हों जिस तरह से ये समझा जाए कि सब कुछ क़रीब हो रहे हैं। लेकिन ये हिलाली साहब बात कर रहे थे नवाज शरीफ की, या जो पहले जिस पे मेरे मौक़िफ़ से के बगैर आपने ब्रेक ले लिया था, मैं वापस उधर ही आना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस सारे खेल में ज़्यादा पैसा लगा जरदारी साहब का, नवाज शरीफ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी थी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? पीडीएम के सरबराही इजलास में जो आपको याद होगा, इन्होंने आपस में क्या तय किया था? जरदारी साहब ने कहा था कि हमें अपने तरीके से करने दें, हम आपको जीत के दिखाएंगे। और नवाज शरीफ ने कहा ठीक है आप करें, और इन्होंने कहा कि अगर हम इसमें कामयाब ना हो सके तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे। और उस वक्त जरदारी साहब ने मशरूत तौर पे असम्बली से इस्तीफ़ों का भी मुतालबा मान लिया था कि उसके बाद हम इस पर भी गौर करेंगे। अब ज़रा बात को समझे, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ क्या चाहते हैं? आज की अगर आप ये सियासत देखें तो आज हुआ क्या है? आज जरदारी साहब का बयानिया फेल हो गया। जरदारी साहब आज कामयाब नहीं हो सके, उनकी नाकामी हुई है, चाहे किसी भी वजह से हुई और किस तरह भी हुई, लेकिन नाकामी तो हो गई। आज मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज अपने घर में अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही होंगी। अच्छा? अब वो इसलिए मुस्कुरा रही होंगी कि वो समझ रही होंगी कि देखें हमारा बयानिया जो था, हम जो कहते थे कि इस्तीफों की सियासत करो, धरनों की सियासत करो, लॉन्ग मार्च की सियासत करो, हाँ, तो अब इन्हें ये लगता है कि अब इसके बाद शायद पीपल्स पार्टी भी इनकी बात माने और ये अब उस तरफ जाएं। लिहाजा अब जो मामला है वो मैं समझता हूँ कि पीडीएम अपनी सियासत में एक दफ़ा फिर से तेजी लाने की कोशिश करेगा, एग्रेसिव मोड में आने की कोशिश करेगा। जैसे यानी गिलानी साहब में की विन के बाद वो थोड़ा सा आगे थे और अब वो थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। हिलाली साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, नहीं, मैं समझता हूं कि एक आदमी, नवाज शरीफ तो इससे गेन क्या किया है? अब आप ये कह रहे हैं पैसे ज़्यादा इन्होंने नहीं खर्चा, ये भी मेरा भी ख्याल था कि जरदारी ने ज़्यादा खर्चा, मगर जब मैंने किसी को पूछा जो इन चीज़ों के बारे में कुछ वो टैप रखते हैं, उन्होंने कहा कि इसने काफ़ी सारा खर्च किया। चलिए, शायद ये ठीक कह रहे हैं, उसने ज़्यादा खर्चा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जरदारी साहब के लिए इज़ ए ह्यूज विक्टर। क्या नहीं हासिल किया है? सिंध उसने रखा है, सिंध गवर्नमेंट उसकी है, साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ फर्स्ट क्लास रिलेशनशिप है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और मैं अभी कुछ और कहूंगा, मैं नहीं कहता कि वो चाहता है इमरान खान की गवर्नमेंट फॉल करे। अगर भी उसका बेटा चाहता है, अगर भी पीएमएलएन चाहती है, मैं नहीं समझता हूं ही वांट्स द गवर्नमेंट टू फॉल, एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी बात है, अब देखिए परमानेंट बेल मिल गया है उसको, और साथ साथ वो क्या कह रहा है, एक बाप कहता है मैं तो प्रेसिडेंट रह चुका हूं इस मुल्क का, अब मेरा बेटा है उसको मैं प्राइम मिनिस्टर बताता हूं। एस्टैब्लिशमेंट के हेल्प के बगैर वो तो बन ही नहीं सकता है। और साथ साथ में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बन गया सेनेट में। नो, आई एम सॉरी हिलाली साहब, पता क्या आप बड़ा अच्छा किया है, ही इज अ वेरी गुड। हिलाली साहब, आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है। वो किस हद तक दुरुस्त है कि जरदारी साहब अभी हुकूमत नहीं चाहते कि जाए। ये जरदारी साहब ही नहीं चाहते, पूरी पीडीएम चाहती है। अभी पूरी पीडीएम ये नहीं चाहती कि फौरी तौर पे हुकूमत जाए। अच्छा? हाँ जी, समेत पीएमएलएन समेत। अच्छा, हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं चाहते कि अभी फौरी तौर पे हुकूमत जाए। ये चाहते हैं यही हुकूमत अगला बजट पेश करे, ये चाहते हैं कि यही हुकूमत IMF के साथ डील करे, ये चाहते हैं कि 6-7 महीने जो 8 महीने, हाँ जी, ये अभी तक ये कहते हैं कि ये सारा टाइम हो ताकि जो महंगाई का तूफान आना है, जो ये सारे मामला होने हैं, उनका मलबा आ जाए इमरान खान साहब पे, और उसके बाद हम अपना खेल खेलें। लेकिन ये आप लेकिन उस वक्त तक ये आप देखेंगे। चलिए, अब आप हिलाली साहब मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, फिर आपकी बात सुनूंगा। ये करेंगे क्या? ये पिंग पोंग ये इसी तरह से जारी रखेंगे, हुकूमत पे दबाव बढ़ाते रहेंगे, कहीं ना कहीं से 26 को आप देखेंगे लॉन्ग मार्च भी होगा। उसके बाद रमजान आ रहा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। रमजान में लोग खुद तंग हो जाएंगे। वैसे एक रिलीफ पैकेज सुना आ रहा है वैसे महंगाई के खिलाफ। जी लाली साहब, आप क्या कहते हैं? अभी सीधी सादी बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये पार्टी ये मूवमेंट खत्म हो गया है। अब पीडीएम जो है ये सिस्टम सिस्टम के अंदर रह के कुछ नहीं कर पा सकती है। इट हैज लॉस्ट। ये बेशक
घेराव, ये क्या कहते हैं, जलसा करें, ये करें, 126 दिन का जलसा से वो कुछ नहीं कर सके तो ये किधर जाके करेंगे। बात असल ये है कि अगर इस मूवमेंट में फिर जान आना है, देन दे हैव टू गो आउटसाइड द सिस्टम। और माफ करिए, उसका माना यह है कि कॉन्फ्रंटेशन का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है ब्लड। और जब तक वो ब्लड नहीं स्पेल करेगा ये मूवमेंट वापस रिवाइव ये मूवमेंट के ऊपर मैं स्ट्रेटेजी की बात चूंकि हो रही है तो फिर बड़े रेलेवेंट लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। क्या हाल है? PMLN के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि तर्जुमान भी हैं मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब, आज क्यों हार गए आप लोग? इंटैक्ट भी थे, क्या लगता है? देखिए, दोनों इलेक्शन डिफरेंट है। एक तो ये है कि जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है वो तो फेयर एंड स्क्वायर PTI उनके इत्तेहादी जीते हैं, तो उसमें तो कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं, उसमें ना कुछ हम कह सकते हैं। लेकिन जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो जो जाहिर है जिसके ऊपर सारी नजरें थी और जो जिसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है और उसके इम्प्लीकेशंस भी होंगे, वो हमारे ख्याल में, और मैं तो बिल्कुल 100% इस चीज को समझता हूँ कि उन्होंने जो रिजेक्ट किए थे वोट्स, वो रिजेक्ट होने वाले थे ही नहीं। बिकॉज दो चीजें हैं। एक तो जो वहाँ लिखा हुआ था, वहाँ जो तरीकेकार लिखा हुआ था, क्योंकि एक खाना था, दो खाने नहीं थे। क्योंकि एक ये हो सकता था कि नाम के आगे वो लाइन लगी हो तो आप कह सकते थे कि दो खाने हैं, कि जी वो नाम है उसके अगेंस्ट स्पेस है उसमें लगाना था। जब खाना एक है और इंस्ट्रक्शंस है कि खाने में लगाना है, तो ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं था कि जी खाने में किस जगह लगाना है, तो वो रिजेक्ट होना। फिर उसके बाद फिर आपको लगता है ये ज्यादती हुई। लेकिन जुबैर साहब, जो बात आप कर रहे थे ना, डिप्टी चेयरमैन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। जब संजरानी साहब आके बैठे वहाँ उस पर डाइस पर बैठे और उन्होंने डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवाने की बात की, तो उन्होंने उनके, अगर आप दोबारा रिपीट करें, कि उन्होंने कहा कि मैं रिपीट कर देता हूँ इंस्ट्रक्शन के दो खाने, दो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें आपने जिसके लिए वोट देना है उसके खाने में आप स्टैंप करें, तो उसके खाने में स्टैंप करें। तो उसके खाने में किस जगह ऐसा नहीं कहा कि भी नाम के सामने स्टैंप करें, ठीक है, क्योंकि खाना तो एक ही था ना, खाना एक ही था। अच्छा जुबैर साहब, बात ये तो जो हो गया। मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आया कि मैं तो समझता ही नहीं था इस सेनेट को, और दूसरी बात जिस तरह से तलाल चौधरी साहब का ट्वीट आया और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो का जरदारी साहब का इस पर रद्द-ए-अमल आया, तो अभी चंद घंटे गुजरे इलेक्शन में और ये सारी खेल शुरू हो गया, तो क्या PDM पे इसका असर क्या पड़ेगा? एक तो तलाल चौधरी साहब का जो बयान आया था, मेरा ख्याल है उसमें उन्होंने वो, मतलब उनका बिल्कुल, मेरी बात भी हुई थी उसी वक्त, उनसे बात हुई थी और उनको वजाहत वो शायद कर दी है या करने वाले थे कि एक तो ये कि जाहिर सी बात है तलाल चौधरी, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत बड़े लीडर हैं, उनको कोई उनके लिए कोई गलत कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। इस किस्म के अल्फाज जिस तरह से हो गए, और बिलावल साहब का रिएक्शन भी एक नेचुरल था। तो तलाल चौधरी, मेरा नहीं ख्याल है कि उनका मतलब ये था। उनका मतलब ये था कि बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बहुत से पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि न्यूट्रल हैं और एस्टैब्लिशमेंट, और ये तलाल चौधरी का फर्स्ट रिएक्शन था कि शायद वो रिमाइंड करवा रहे थे बिलावल भुट्टो को, दैट इज नॉट द केस। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी जुबैर साहब कि डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए कुछ वोट ज़ाहिर है ऑपोजिशन के तो उधर गए हैं ना, उन्होंने 54 वोट कैसे ले लिए? मैंने तो आपको स्टार्ट में ही पहला मेरा जो जुमला था, मैंने कहा डिप्टी चेयरमैन का तो क्या एतराज, मैं क्या एतराज कर सकता हूँ कि जी डिप्टी चेयरमैन वो कैसे जीते हैं, फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं, सबके सामने वोटिंग हुई है, अपन वोट उनको पड़े हुए हैं। लेकिन जो चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से, और मैंने इसलिए कहा था कि ये इलेक्शन अगर सपोज करें कि वो जीत जाते, यूसुफ रजा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन PDM का हार जाता, तो आज PDM में ही भगड़े डाल रहे होते, PTI में नहीं भगड़े डाल रहे। क्या आगे क्या? लेकिन जुबैर साहब, आप नहीं समझते कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते
तो फिर डिप्टी चेयरमैन भी पीडीएम का ही जीतता, क्योंकि आमतौर पे ऐसे ही होता है। जी मैं तो इसमें उसमें जा नहीं रहा था, बिकॉज वो फिर क्वेश्चन उठता कि आप ही क्वेश्चन शायद करते कि ये कैसे हो सकता है, बट बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो उसके नताइज हो सकता है ये ना होते। अगर यूसुफ रजा गिलानी डिक्लेयर हो जाते विनर तो डिप्टी चेयरमैन के नताइज ये नहीं, बट बहरहाल जो इमरान साहब समझते हैं वो पॉइंट ये है कि इसकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है यूसुफ रजा गिलानी के जीतने की, एक पॉलिटिक्स इज मोर अ गेम ऑफ परसेप्शन देन एनीथिंग एल्स। जो लाखों करोड़ों फॉलो करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। ये आपकी ऑन टॉप ऑफ परसेप्शन की गेम है, ठीक है। और आज इसमें थोड़ा सा आप लोग बैकफुट पे गए। शुक्रिया बहुत बहुत ज़ुबैर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं इस हवाले से भी कि कानून साजी अब क्या पीटीआई के लिए आसान होगी आगे या मुश्किल होगी, और जो कैमरों का इशू था वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं, एक ब्रेक के बाद। गवर्नमेंट कहती थी सेनेट में अक्सरियत होगी तो आसानी से लेजिस्लेशन हो सकेगी, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? अब हिलाल साहब आपका क्या ख्याल है? नंबर गेम तो बड़ा क्लोज है। नहीं, देखिए अगर कंट्रोल इनको मिल गया है सेनेट का तो आराम से ये लेजिस्लेशन पास कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान होगा इनके लिए। अगर भी वो पार्टी बैठ के खामखा टांग अड़ाने लगे गुड लेजिस्लेशन में भी, वो तो करेंगे, वो तो उनकी फितरत है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट और इंशाल्लाह बड़े अच्छे रिफॉर्म्स आ सकते हैं। पुलिस, इलेक्टोरल, एग्रीकल्चर, वाटर, सीड, हर चीज़ में 30 साल का गंद, महंगाई, बुजदार, हर चीज में अच्छे रिफॉर्म्स इंशाल्लाह आ सकते हैं। इमरान साहब आपका क्या ख्याल है? इसके लिए सिर्फ ये ही मसला था अक्सरियत का या नीयत का? मैं समझता हूँ कि सियासी कानून साजियाँ जो उनमें अभी भी बड़ी मुश्किल आएगी, और जो रियासती मफाद में कानून साजी होती है वो जिस तरह माजी में तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होकर तो वो पास करवाते रहे, वो अब भी हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास अभी उस तरह की अक्सरियत नहीं है कि वो जो भी चाहे कानून साजी कर ले, लिहाजा अभी रावी उनके लिए पूरी तरह से चैन नहीं लिखता। मुश्किलात हैं, लेकिन बहरहाल अगर चीज़ें सामने आएंगी तो किसी को भी उसको रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा। इसी नोट के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।